उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले अखिलेश यादव को झटका लगा है। योगी सरकार ने अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट को लीज पर दे दिया है। लखनऊ के JPNIC यानी कि जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को योगी सरकार ने 2 कंपनियों को 30 साल की लीज पर दे दिया है। जिन 2 कंपनियों को लीज पर दिया गया है उनमें एक वृंदावन बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा रॉकवुड होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है। इन दोनों कंपनियों को JPNIC के संचालन, मरम्मत, रख रखाव और उसे दोबारा व्यवस्थित करके शुरू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि यह अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे 2013 में शुरू किया गया था, लेकिन योगी सरकार आने के बाद इस पर जांच बिठा दी गई थी। हालांकि 2023 में जब दोबारा निर्माण कार्य शुरू हुआ तो अखिलेश यादव बिना अनुमति के सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए यहां पर पहुंच गए थे। याद करिए जरा उस तस्वीर को भी, और जेपी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तब इस पर खूब सियासी घमासान मचा था। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर चंद्रचूड़ जी आज हमारे साथ हैं और हर रोज की तरह अजीत द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। ये वही है तस्वीर, मैंने इससे दर्शकों को याद दिला दी तो एकदम से मेमोरी रिफ्रेश हो गई होगी कि किस तरीके से वो पूरी दीवार को लांघ करके जेपी को माल्यार्पण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। अब मामला लीज पर चला गया है। देखिए, ये वो भी एक ऑप्टिक्स था, परफॉर्मेटिव पॉलिटिक्स होती है। हालांकि हम ये उनको एक एडवांटेज दे सकते हैं, एक लेवरेज की। उस समय 11 अक्टूबर को जेपी की जयंती आती है और उन पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जानी चाहिए। और जब इतना बड़ा सेंटर बना हुआ है तो उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण होना चाहिए, सरकारी समारोह होना चाहिए, राजकीय समारोह होना चाहिए। और इस बात को समझना चाहिए कि जेपी का जुड़ाव बिहार से तो है, बिहार से थे वो, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी उतना ही जुड़ाव है। एक तो उनका गांव बिल्कुल उत्तर प्रदेश की सीमा पर है और लंबे समय तक इलाहाबाद में रह के, जो आज प्रयागराज हो गया, उन्होंने किसानों का आंदोलन चलाया था। जब वो लौट के आए थे अमेरिका से तो वहीं रहे थे। और एक समय जब किराए के पैसे की दिक्कत हुई थी तो नेहरू ने उनको आनंद भवन में रखा था। और एकमात्र नेता जेपी थे जो नेहरू को भाई कहते थे, और नेहरू ने अपना उत्तराधिकारी चुना था प्रधानमंत्री बनाने के लिए जेपी को। तो जेपी का एक बड़ा महत्व है, किसान आंदोलन से रहे, छात्रों के साथ जुड़े रहे। और 1942 में तो दिनकर ने उनके ऊपर कविता लिखी थी कि अब जयप्रकाश है नाम देश की, आतुर हटी जवानी का। तो नौजवानों के भी नेता थे। तो जेपी का सम्मान प्रॉपर होना चाहिए था। अब अगर उत्तर प्रदेश की सरकार, देखिए उसकी हालत खराब है, रखरखाव नहीं होता है वहाँ। जो ये जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर है उसका रखरखाव होना चाहिए। और जेपी के आदर्शों के हिसाब से, समाजवादी मूल्यों के हिसाब से वहाँ बौद्धिक काम होने चाहिए हैं। तो अगर योगी सरकार ये काम कर रही है तो आप समझिए कि एक बड़ा एजेंडा जो है वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के हाथ से निकल जाएगा। जिस समाजवाद की वो बात करते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार उसको आगे बढ़ाती है, वहाँ उसका रखरखाव करती है, बौद्धिक गतिविधियाँ शुरू करती है, और जयप्रकाश नारायण के जीवन से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ें भी होती हैं और समाजवादी और बौद्धिक गतिविधियाँ होती हैं, तो ये अपने आप में ये भाई अखिलेश यादव यही तो क्लेम करते हैं कि हम गए थे, योगी सरकार ने वहाँ नहीं किया था, वहाँ कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था तो हम गए थे। अब अगर योगी सरकार कार्यक्रम कर रही है तो ये उनके हाथ से एक एजेंडा, जैसा आप बता भी रही हैं कि वो एजेंडा तो उनके हाथ से निकल जाएगा। अब रखरखाव करना है, प्राइवेट कंपनियों के कामकाज पर निगरानी भी होनी चाहिए है, और उसके रखरखाव के हिसाब से जेपी के बौद्धिक सिद्धांत, आदर्श, उनके आज़ादी के मूल्य, समाजवाद, इन सब पर वहाँ ये। लेकिन जो बिंदु आपने उठाया चंद्रचूड़ जी, इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हुए, वैसे भी जो देश के नायक हैं वो किसके हैं ये बताने की अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टीज ने होड़ की। अखिलेश यादव के हाथ से क्या एक बड़ा मुद्दा चला गया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ा मुद्दा किसी के हाथ से चला गया। मुझे ये लगता है कि जो देश के नायक हैं, जो देश के नेतागण रहे हैं, और मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के बाद अगर गांधी के अनुयायियों में 2-3 बड़े नाम आएंगे तो उसमें विनोबा का नाम आ सकता है और जयप्रकाश का गांधीवादी राजनीति के, और में एक बड़ा नाम है, और जयप्रकाश की एक धरोहर भी है। अगर जयप्रकाश नारायण, जिनका कार्य क्षेत्र और कर्म क्षेत्र बिहार और यूपी है, मुझे लगता है कम से कम पूरे उत्तरी भारत में तो रहा ही है, उनके नाम पर अगर कोई बिल्डिंग बनाई गई थी और उस बिल्डिंग को फिर से शुरुआत करने की कोशिश की गई है, तो मुझे लगता है कि ये तो एक अच्छी बात है। रही बात लीज पर देने की, तो कई वर्षों से अगर ये बिल्डिंग उपयोग में नहीं थी और इसका यूज़ नहीं किया जा रहा था, अगर उसको किसी कंपनी के नाम पर और किसी कंपनी को लीज के लिए दिया गया है ताकि उसका उपयोग हो सके, ताकि वो जो उसका एक मकसद था, जिस मकसद के लिए इस बिल्डिंग को बनाया गया होगा, अगर वो उपयोग में आ सके, तो मेरे ख्याल से इसमें समाजवादी पार्टी को भी इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए।
और ये एक मॉडल है। अगर आपको मैं मीनाक्षी एक सेकंड के लिए याद करा दूं, तो जैसे अगर आप नई दिल्ली में देखें जितने बड़े बड़े होटल्स हैं, तो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के जितने बड़े होटल हैं दरअसल एनडीएमसी के बिल्डिंग्स हैं, और एनडीएमसी के बिल्डिंग्स में जो होटल हैं वो चलाए जा रहे हैं, उनको लीज पर दिया जाता है, और लीज जो है समय समय पर जब खत्म होता है तो उसको रिन्यू भी किया जाता है। तो ये तो मुझे लगता है कि ये ऑपरेशन का एक मॉडल है जो आजकल काफी इससे फायदा भी हो रहा है, और ये सरकार के पैसे से बना हुआ है। अभी मुझे नहीं पता क्या इस पर रिएक्शन आएगा, लेकिन ये भी दूसरा पहलू हो सकता है कि अखिलेश यादव ये कहें, बताइए सरकार के पास इस इंस्टीट्यूट को चलाने की कैपेबिलिटी भी नहीं है कि उसे भी आपने लीज पर दे दिया, सब कुछ दे दीजिए आप प्राइवेट कंपनियों को। खैर, योगी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज और हरिद्वार को एक्सप्रेसवे जोड़ने का जो संकल्प लिया गया था, दोनों कुंभ नगरी को 6 लेन एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। भविष्य में 8 लेन के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा। यूपी का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे हरिद्वार तक बढ़ाया जाएगा और इसके विस्तार की कुल लंबाई 130 किलोमीटर की होगी, जिसमें 100 किलोमीटर यूपी में और 30 किलोमीटर उत्तराखंड में होगी। इस प्रोजेक्ट पर 10,761 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसे पूरी तरह से राज्य सरकार ही वहन करने जा रही है। तो एक ये बड़ा काम है, ये योगी कैबिनेट में इस पर मंजूरी हुई है। नौकरी भी मिलेगी, विस्तार भी होगा, कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, और कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो 27 में वोटों की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल, अब 27 तक तो पूरा तो नहीं होगा, लेकिन पूरा का मतलब हो सकता है शुरू भी नहीं हो पाए उस समय तक, क्योंकि अब 27 में तो चुनाव 6 महीने ही रह गए हैं। तो लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट इसके इस नाते है कि इसका वॉल्यूम देखिए 10,000 करोड़ रुपए से बड़ा एक प्रोजेक्ट है, सिंगल प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ रुपए से बड़ा है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम हो गया। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम चल रहे हैं लगातार, और ये क्रेडिट हम लोग दे सकते हैं कि पिछली सभी सरकारों ने 2 टर्म में यहाँ हुआ। इसके पहले अखिलेश यादव के समय में ये जो यहाँ से एक्सप्रेसवेज बने हैं, जो दिल्ली से आप निकलिए और पूरा एकदम जो अच्छा काम हो रहा है उसको क्रेडिट देना चाहिए। बिल्कुल, तो ये जो यहाँ से जमुना एक्सप्रेसवे हो और गंगा एक्सप्रेसवे तक देखिए आप, एकदम ईस्ट पूर्वांचल के सब बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है। इसका एक पहलू बड़ा ये है, देखिए 2 इसमें धार्मिक पहलू। हाँ बिल्कुल, 2 कुंभ नगरियों को जोड़ना, 2 कुंभ नगरियों को आप जोड़ रहे हैं, तो क्या है कि ये इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट बन गया। उत्तर प्रदेश इस इकोनॉमी को बहुत कायदे से एक्सप्लोर कर रहा है कि आप तीर्थाटन बढ़वाइए, और तीर्थों पर जो कमाई हो रही है वो एक बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है। आप देखिए 4 लाख करोड़ या कुछ 3 से 4 लाख या 5 लाख करोड़ तक कहा गया कि कुंभ में, पिछले साल कुंभ में उत्तर प्रदेश वहाँ का बिजनेस हुआ प्रयागराज में। इसको जोड़ रहे हैं, अगर 2 कुंभों को, जहाँ अर्ध कुंभ भी होते हैं, पूर्ण कुंभ भी होते हैं, आप जोड़ रहे हैं तीर्थाटन के लिए, तो बनेगा ही। उत्तराखंड के काफी लोग अभी भी उत्तर प्रदेश में रहते हैं, एक बड़ी आबादी रहती है अभी भी, उनकी भी एक कनेक्टिविटी, आने जाने का साधन, और वो भी एक चीजें बेहतर होंगी। तो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी भी है, और तीर्थाटन को भी बढ़ावा मिलेगा। और आपने जैसा पहले कहा कि जब इतना बड़ा काम होगा तो रोजगार लोगों को मिलेगा ही नहीं, इकोनॉमी बढ़ेगी। मैं अब इसको धर्म वाले ही पहलू पर, जहां से अजय जी ने अपनी बात की, चंद्रचूड़ जी, ये जब 2 कुंभ नगरियों को जोड़ा जाएगा, मैं 27 तक, ठीक है ये शुरू नहीं हो पाएगा, लेकिन मैसेजिंग तो हो गई ना। एक तरफ एक दल है जो मुस्लिम यादव समीकरण को जोड़ने में चल रहा है, और एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि विभाजित हिंदू नहीं, एकल हिंदू की बात हो। नहीं, एकल हिंदू की बात है। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा जो, सबसे ज़्यादा जो मुझे समझ में आता है वो है कि स्टेट बेस्ड और स्टेट लेड डेवलपमेंट जो होता है, कि जिससे कि एक मजबूत राज्य हो, एक मजबूत नेतृत्व हो, और उस नेतृत्व के माध्यम से जिस प्रकार से संरचनात्मक विकास हो, और उस संरचनात्मक विकास से उसका सब लाभान्वित होते हैं। मैं आपको MY की बात मैं क्या कहूँ, अगर आप इस एक्सप्रेसवे को, अगर ये हरिद्वार तक जाता है, तो आप देखिए कि जो यूपी के जिन रास्तों से और जिन क्षेत्रों से ये होकर हरिद्वार तक पहुंचेगा, उन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन होंगे, क्योंकि ये वो क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में जो मुसलमानों की आबादी है वो काफी सघन है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको आप सिर्फ कोई MY से जोड़ने की कोशिश करेंगे। ये तो स्टेट लेड और स्टेट बेस्ड और स्टेट के इनिशिएटिव से किया गया एक डेवलपमेंट कार्य है, और जिस डेवलपमेंट का फायदा सबको होता है। मुझे लगता है संकेत के तौर पर भी, अगर कोई गंगा एक्सप्रेसवे है और वो गंगा के उद्गम तो नहीं कह सकते, लेकिन हम मान के चलते हैं कि भाई हरिद्वार से ही अगर वो धरती पर आती हैं गंगा, और हम लोगों के लिए उसका महत्व है, सबके लिए महत्व है, तो एक तो उसका धार्मिक और सांकेतिक महत्व है, लेकिन जो उसका व्यवहारिक महत्व है, जो उसका आर्थिक पहलू है, वो मुझे लगता है कि सभी प्रकार के वर्गों को, सभी प्रकार के जाति और धर्म के लोगों को उसका विकास का फायदा होगा। और मुझे तो लगता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, और खास करके इस क्षेत्र में,
उनका जितना फायदा होगा वो सबसे ज्यादा होगा। एक एक करके खबरें बड़ा ध्यान से आप लोग देखते जाइए। पहली खबर जो हमने JPNIC की बात की, अब ये दूसरी खबर जो हम धर्मपथ की बात कर रहे हैं, इस कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। अब अगली खबर युवाओं के लिए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि उनकी सरकार अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देगी। दरअसल योगी ने कल लखनऊ में 3,446 एग्रीकल्चरल टेक्निकल असिस्टेंट और 126 मंडी सचिवों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए हैं। जिन नौजवानों को नौकरी मिली है उन्होंने योगी के साथ सेल्फी खिंचाने की इच्छा जताई, तो योगी युवाओं के बीच पहुंच गए और सबके साथ उन्होंने फोटो भी खिंचवाई। इसके बाद योगी ने कहा कि यूपी में सरकारी भर्तियों के सिस्टम को सुधारने में बहुत मेहनत लगी है। अब यह सिस्टम जितना ट्रांसपेरेंट और करप्शन फ्री है वैसा 9 साल पहले नहीं था। समाजवादी पार्टी के राज में सरकारी नौकरी हासिल करना किसी जंग के जीतने जैसा था, क्योंकि पहले या तो भर्ती निकलती ही नहीं थी, अगर भर्ती निकलती थी तो एग्जाम से पहले सारी पोस्ट बेच दी जाती थी। अगर इक्का दुक्का कैंडिडेट मेहनत के दम पर पास हो भी जाए तो अपॉइंटमेंट के लिए उन्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। अब टाइम बाउंड काम होगा, वक्त पर एग्जाम होंगे, वक्त से पहले जो तिथि है उस हिसाब से नतीजा आएगा। आप बयान सुने। मैं प्रदेश भर के युवाओं को इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि अगले 6 महीने के अंदर, नोट करिए, अगले 6 महीने के अंदर 1 लाख नौजवानों को फिर सरकारी नियुक्ति पत्र अलग अलग स्टेज में हर सप्ताह उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। 1 लाख सरकारी नियुक्ति पत्र हम देने जा रहे हैं। अनुमान करिए 1 लाख। यूपी के अंदर कभी ये कल्पना होती थी? यहां हम 6 महीने के अंदर ही 1 लाख नौजवानों को सरकारी नियुक्ति पत्र दे दिए। सारी परीक्षाएं पूर्ण हो गई, रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है। अब जो बात योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट जैसे ही दे देते हैं अजीत जी, वैसे ही आधी समस्या का समाधान वहीं पर हो गया। युवा क्या चाहता है? रोजगारी चाहता है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी व्यक्ति के बेहतर जीवन के लिए इससे बढ़िया कोई रास्ता नहीं होता है कि आप उसको एक सम्मानजनक नौकरी दें। उसको सब इससे बेहतर कोई रास्ता गरीबी से भी निकालने के लिए, उसका जीवन स्तर ऊपर करने के लिए, उसकी आने वाली पीढ़ियों का जीवन स्तर ऊपर करने के लिए, बेहतर करने के लिए, इससे अच्छा दुनिया में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तमाम तरह के उपाय हैं, लेकिन एक सम्मानजनक नौकरी से अच्छा रास्ता कुछ नहीं होता है। अगर 1 लाख लोगों को सम्मानजनक नौकरी मिल रही है, और आजकल तो देखिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, भले यहाँ नोएडा में आंदोलन के बाद हुआ, लेकिन न्यूनतम वेतन एक ठीक ठाक अच्छा खासा न्यूनतम वेतन भी तय हो गया है। अगर इसमें बड़ी नौकरी न्यूनतम वेतन वाली भी होती है और मिड लेवल की भी और उससे नीचे की भी नौकरी होती है, तब भी 1 लाख परिवार आप समझिए कि एक सम्मानजनक जीवन जीने की स्थिति में आ जाएगा। तो एक इसका स्वागत तो होना ही चाहिए। लेकिन अब यह है कि अब देखना होगा हम लोगों को कि परीक्षाएं किस किस स्तर पर हुई हैं, किस किस पद के लिए परीक्षाएं हुई हैं, उनका रिजल्ट किस स्टेज में है। और ये हो सकता है सब सरकारें ऐसा प्लान करती हैं कि चुनाव के नजदीक आते आते सारी परीक्षाएं समाप्त हों, उनके नतीजे निकले और चुनाव के पहले लोगों को नौकरियां मिल जाए। ये बिहार में भी हम लोगों ने देखा, और शिक्षकों की बहाली सबसे ज्यादा हुई बिहार में, पुलिस में भर्तियां हुई, शिक्षकों में की बहाली हुई, और ये 1 लाख नौकरी दे देना ऐसा। मैं तो सर मुद्दे गिन रही हूँ, पहली खबर से लेकर ये तीसरी खबर तक मुद्दे जो हैं, जो अखिलेश यादव के हथियार हो सकते थे, सब एक एक करके उनके हाथों से वो हथियार, अब जिसकी सरकार है उसके पास ये बेनिफिट तो है। कमेंट सर भाई, मैं यही तो सवाल है कि अगर वो मुख्यमंत्री हैं, राजनीतिज्ञ हैं, और कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी राजनीतिज्ञ हर बार सत्ता में आना चाहेगा, इसमें उसका दोष तो नहीं दे सकते। और अगर वो सत्ता में आने के लिए प्रशासकीय व्यवस्था के अंतर्गत और पारदर्शी और ईमानदारी व्यवस्था के अंतर्गत अगर वो प्रयत्न करते हैं, उन प्रयत्नों की परिपूर्ति होती है, तो उसमें तो वो तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई दोषारोपण करने वाली बात है। और ये बहुत बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखिए, जैसे बिहार में और यूपी में सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से दोनों लगभग कमोवेश एक जैसे ही हैं। तो जिस प्रकार से बिहार में, जैसा अजीत जी ने कहा कि नौकरियां की कोशिश की गई, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि बिहार में लगातार विफलताएं हो रही हैं, उन प्रक्रियाओं पर कुछ ना कुछ प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा अभी तक उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 सालों में ज़्यादा समस्या आई नहीं है। मुझे लगता है कल परसों में इकोनॉमिक टाइम्स का ही कुछ देख रहा था, उसमें लगभग 9.5 लाख नौकरियां ये दे चुके हैं। ये क्लेम है वहां पे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री हो, किसी भी दल का हो, कोई भी मुख्यमंत्री हो, अगर इस प्रकार से युवाओं, क्योंकि युवाओं में रोष बहुत है,
उन युवाओं के रोष को अगर वो कम कर पा रहे हैं, अगर उनको, जैसा अजीत जी ने भी कहा, अगर उनको बेहतर जीवन देने के लिए अगर वो कुछ प्रयत्न कर रहे हैं और वो पारदर्शी और ईमानदारी भरा प्रयत्न है, तो मुझे लगता है वेलकम। वो जो तीन ताकत मैं देख रही हूँ, देखिए हिंदुत्व के ब्रांड चेहरे तो हैं ही योगी आदित्यनाथ, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पिछली सरकारों से आप तुलना करेंगे तो बहुत आगे इस वक्त की सरकार दिखाई देती है, योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं। और फिर जब आप इस तरह से रोजगार देते हैं, डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स में भी आगे रहते हैं, तो फिर विरोधियों के लिए चुनौती बड़ी हो जाती है। अब एक खबर और, वंदे मातरम कानून को लेकर ओवैसी ने एक बड़ा बयान दिया है। ओवैसी ने वंदे मातरम का कानून का विरोध किया और कहा नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे महापुरुषों का अपमान किया, क्योंकि नेताओं ने ही वंदे मातरम के केवल 2 पैरा गाने का फैसला किया था। दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ दीजिए, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को मजबूत करिए और दुआ करिए कि इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का रुकने से अराकीन असेंबली कामयाब हो जाए। बिहार में कानजी के जिसमें गुलाम सरवर बैठे हुए, उत्तर प्रदेश में भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अराकीन को कामयाब करेगा। मातरम पढ़ना है। अरे मेरे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन तमाम ने मिलकर फैसला किया कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजा रहेंगे, उससे आगे नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से ज्यादा अक्लमंद है? क्या नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा इस देश का मोहब्बत करने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी में इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है कि रविंद्रनाथ टैगोर के पास थी? इन लोगों ने फैसला लिया, मगर आप कह रहे हैं नहीं, आपने कानून बना दिया, आपने कानून बना दिया। देश सबका है, कोई भारत की पूजा करता है, कोई भारत की जमीन में दफन हो जाता है मेरी तरह, मगर भारत से मोहब्बत करता है। ये देश सबका है, मगर आप कह रहे हैं कि भारत को खुदा मानो। मैं कैसे मानूंगा बताओ? मैं तो जमीन और आसमान के खालिक को अपना रब मानता हूं। मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला हूं और बोलता रहूंगा। तुम जेल में डालो, तुम गोली मारो, मेरी जबान पे आखिरी लफ्ज वही होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। आप इस तरह का कानून बनाकर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तौहीन कर रहे हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी का स्टांस क्या है वंदे मातरम पर, ये कोई नया नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है और वही बातें हैं। अब इस बार तो सीधा महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर से तुलना कर दी गई है। इसमें 2-3 बातें हैं, बहुत क्विकली हम आपको बता दें। एक तो पहला कि जब 2 स्टेंजा गाया जाता था तब भी कोई वंदे मातरम नहीं गाता था। मुस्लिम कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं होता था कि हम वंदे मातरम गाएंगे। तब भी 2 स्टेंजा से भी समस्या थी, बल्कि 2 शब्दों से भी आपत्ति थी वंदे मातरम से। तो इसलिए अब ये कि 2 स्टेंजा गाया जाए या 2 शब्द बोले जाए या 6 स्टेंजा गाया जाए, ये इनके कंसर्न का विषय नहीं था, पहले भी नहीं था। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में पहली बार सभी 6 स्टेंजा गाए थे कांग्रेस के अधिवेशन में, स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर नहीं गाए थे। और उसके बाद से 1937 तक सभी 6 स्टेंजा गाए जाते थे। और महात्मा गांधी से लेकर के रविंद्रनाथ टैगोर, जिन महापुरुषों के नाम ले रहे हैं वैसे साहब, वो सब लोग गाते थे। तो एक तो ये पहले से गाया जाता रहा था, 6 स्टेंजा गाए जा रहे थे। 1937 में जो डिसीजन हुआ वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था, क्योंकि अंग्रेज जो है हिंदू मुसलमान और हिंदू में अगड़ा पिछड़ा दलित, ये बंटवारा करने का जो उनकी पॉलिसी थी, बांटो राज करो की, उस पर चल रहे थे। उन लोगों ने उस बंटवारे की कोशिश की, उनको डिफ्यूज करने के लिए, आज़ादी की लड़ाई में एकता बनाए रखने के लिए एक पॉलिटिकल डिसीजन उस समय हुआ था कि 2 ही स्टेंजा गाए जाएंगे। आज़ादी के बाद भी उसी को स्वीकार किया गया। हमारा निजी तौर पर मानना है कि वो 2 ही स्टेंजा गाए जाते रहते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, वो अच्छा था कि 2 स्टेंजा गाए जाते। लेकिन अगर सरकार ने उसको कानून बना करके कहा कि सभी 6 स्टेंजा गाए जाएंगे, तो ये किसी महापुरुष की तौहीन नहीं है।
ये जिन महापुरुषों ने या जिन संविधान बनाने वाले हमारे पूर्वजों ने, जिसमें पुरुष और महिलाएं सब शामिल थे, उस संविधान को भी तो हम लोग 129-30 बार बदल चुके हैं। मुझे तो कोई तौहीन थोड़ी होती है ब्रेक के लिए किसी जाना, की। लेकिन एक क्विक कमेंट चंद्रचूड़ जी, देखिए, इससे मुसलमान प्रभावित हो रहा है उत्तर प्रदेश का असदुद्दीन नहीं, ओवैसी इसको तो के साथ। बहुत ट्रिविलाइज करने वाली बात हो गई कि मुसलमान प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैं अजीत जी से पूर्णतः सहमत हूं कि अगर 2 स्टैंजा गाए जा रहे थे तो गाए जाते तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब जब 6 कर दिए गए हैं तो उसको ये कहना कि जी ये नेता ज्यादा होशियार थे और ये नेता कम होशियार थे, ये तो मुझे लगता है कि इसी प्रकार की बंटवारे की राजनीति जो अंग्रेज लोग करते थे वो वही ये ओवैसी साहब भी कर रहे हैं। इनकी बातों पर बहुत ध्यान देना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक सवाल बंटवारे का है और जहां तक सवाल कॉम्प्रोमाइज का है, तो ये ठीक है कि आजादी को इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए, भौगोलिक बंटवारा हुआ, एक मनोवैज्ञानिक बंटवारा भी हुआ था। उस मनोवैज्ञानिक बंटवारे को भी तापने की एक कोशिश की जाती है और की जानी चाहिए, मुझे लगता है वो ठीक है। और सबसे बढ़कर बड़ी बात यह है कि अगर हम भारत में वंदे मातरम कहते हैं, अगर मातृ जो हैं वो किसी भी धर्म से ऊपर होती हैं, मातृ को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि माता के प्रति अगर हमारा कोई एक उद्गार है तो वो धर्म और किसी भी भावना से ऊपर है। नहीं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी तो माता मान ही नहीं रहे ना, वो तो यही कह रहे हैं कि मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह ही करूंगा, वो तो वंदे मातरम भी बोलने के इच्छुक नहीं है। नहीं, वो उनकी इच्छा है, वो उनकी इच्छा है। ये अब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में क्या ये मुसलमानों को समाजवादी पार्टी से अलग करके असदुद्दीन ओवैसी के पीछे लाके खड़ा करता है या नहीं, ये वक्त बताएगा।